दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से रेलवे की प्रिपरेशन रेलवे में जॉब के लिए प्रिपरेशन की जा सकती है और कितनी प्रिपरेशन के बाद आपका सिलेक्शन यहाँ होता है। तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि 2018 में आई थी एलपी टेक्नीशियन की भर्ती, फिर उसके बाद आई थी जूनियर इंजीनियर की भर्ती। तो कितनी मेहनतों के बाद लोगों को इसमें सिलेक्शन मिला। और फिर बाकी तो आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जिंदाबाद। खैर ठीक है। तो अभी जो ग्रुप डी की भर्ती चल रही है उसमें भी फिज़िकल पीईटी हो रहे हैं। उसमें भी हमारे यहाँ रतलाम में भी ग्राउंड में पीईटी चल रहा है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है, बराबर चल रहा है और बच्चे पास भी कर ले रहे हैं। तो ये है कि आप अगर रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिज़िकल तो आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ कोशिश करने पर सब हो जाता है। तो बताता हूँ कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करी और कैसे ग्रुप सी में ये जो टेक्नीशियन की पोस्ट पे मैं फ़िलहाल हूँ मैंने इसे पाया। तो सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से होती है कि जब तक आप किसी को देखते नहीं है कि अगर आपके साथ में काम रहने वाले या कोई भी जैसे दोस्त वगैरह हुआ, अगर वो आपसे पहले अगर जॉब पे लग जाए तो आपको क्या लगता है कि हाँ मैं क्यों नहीं लगा। बस वही सीन मेरे साथ भी हुआ। मेरा तो था ही ड्रीम एएलपी बनना, लेकिन उस 17-18 में मैं आईटी कर रहा था। तो लेकिन ड्रीम एएलपी बनने का था, लेकिन लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट बनने का था, लेकिन पढ़ने की इच्छा जग नहीं रही थी। तो उसी वक्त मेरा एक दोस्त था, उसका सिलेक्शन हो गया था 2018-19 के समथिंग एमपी पुलिस में। उसका सिलेक्शन हुआ। बहुत पढ़ाई मेहनत, उस बंदे ने बहुत मेहनत की। उसी को देखकर एक मोटिवेशन मिला कि हाँ ठीक है हमें भी करना है और हमें भी लगना है। तो अब एमपी पुलिस में वगैरह स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट मेरा था अपना असिस्टेंट लोको पायलट में। एक ही ड्रीम था, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है बस। तो उसके हिसाब से फिर मैंने उसको देखा कि हाँ ये जब लग सकता है तो हम भी लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते। मेहनत जितनी उसने करी उतनी हमें भी करना होगी तो लग जाएंगे। कि मैं बिलोंग करता हूँ जनरल कैटेगरी से, तो मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो भी ओबीसी जनरल तो सेम ही हो गया, वो भी ओबीसी ऐसा कुछ नहीं है, बंदे का सिलेक्शन हुआ। तो एक्चुअल में हुआ ये, उसको देख के मेरे अंदर प्रेरणा जागी है। जो भी बोले आप, मेरे को एकदम से अंदर से आवाज़ आई कि हाँ अब अपने को भी करना है। तो बस लग गए, बुक्स ले आए और करने लगे। बुक्स में कौन कौन सी लिया है उसी से पूछ के, उसी ने बताया आर.एस. अग्रवाल लिया आओ, रीजनिंग के लिए बुक ले आओ। हम लेके आए और पढ़ने लगे। तो शुरू में तो एक कॉपी भर दी, लेकिन मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता था। मैथ्स इस फील्ड से ही था, मैथ्स मेरे को आती थी, लेकिन वो क्या है ना कि कंपटीशन में हमें करना पड़ता है शॉर्ट जल्दी से जल्दी जवाब देना था। वो मुझसे नहीं हो पा रहा, टाइमिंग नहीं आ पा रही थी। उसमें सवाल का आंसर तो आता था लेकिन टाइमिंग नहीं आ पाती थी। तो फिर उस पर मैंने उसी से इस बारे में बात करी, उसी से चर्चा करी कि हाँ ये ऐसा है। उसने सजेशंस दिए, उस सजेशंस को मैंने फॉलो किया। सजेशंस उसने दिया, हाँ ये उसने मेरे को कोचिंग बताई। एक मैं उस कोचिंग पे गया, वहाँ पर मैंने 3 महीने कोचिंग करी। 3 महीने में मैंने केवल और केवल बेसिक नॉलेज लिया वहाँ से। बेसिक नॉलेज कैसे, वो जिस तरह से पढ़ाते थे, समझाते थे, बताते थे, उस तरीके से मैंने फॉलो किया। मैं घर आके डेली प्रैक्टिस करता था मैथ्स की। मैं यूँ सोच लीजिए आप, दिन भर में कम से कम 12 से 15 घंटे मेरी स्टडी होती, आप माने या ना माने, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कितने नंबर लाने हैं, मेरा कंपटीशन कहाँ है और मैं किस लेवल पर फाइट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस इसी तरह से मैंने मैथ्स की तैयारी करी। आर.एस. अग्रवाल को मैं क्या कर, उसके बाद मैंने ऐसी हैबिट बना ली थी कि आर.एस. अग्रवाल को मैं पढ़ के इतना उसके बारे में शॉर्ट सवाल में उसके जवाब निकालना इतनी जल्दी सीख गया कि 2 से 4 घंटे में हम पूरी आर.एस. अग्रवाल को फटाफट जल्दी सॉल्व कर देते थे। फिर उसके बाद मैंने मदद ली और ट्रिकी घुसने के लिए और ट्रिक जानने के लिए। सागिर अहमद नाम की एक PDF आई मेरे पास मोबाइल में, उससे ही मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर उसके बाद हुआ मेरा फर्स्ट CBT लोको पायलट के लिए। इसमें 2 एग्ज़ाम देनी थी। पहला तो था आपका क्वालिफ़िकेशन नेचर का, आपको क्वालिफाई करना था केवल। तो उसमें कुछ 50 से 60% ऐसे कुछ नंबर लाने थे, अब इतना याद नहीं है, उतने नंबर लाने थे और मैं लेके आया। फिर आया सेकेंड फेज़ की बारी। सेकेंड फेज़ में भी वही था। सेकेंड फेज़ में भी 2 फेज़ थे। एक था अपना पूरा वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, और दूसरा था टेक्निकल। हमारे ITI किया था
और टेक्निकल की तो तैयारी हम कर ही रहे थे शुरू से। टेक्निकल का तो ठीक है, वो तो अलग ही साइड में चलता था, लेकिन मेन जो मैंने फोकस किया था मैथ्स पे किया था और रीजनिंग पे किया था। जीके पे मैंने फोकस बहुत ही कम किया, क्योंकि मुझे पता था 10 या 12 नंबर का 15 नंबर का जीके आता, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से करंट अफेयर्स से आ गया या किसी भी उससे आ गया तो हम बना लेंगे। तो बाकी मैंने पूरा फोकस किया मैथ्स पे और रीजनिंग पे। मैथ्स पे रीजनिंग पे बहुत फोकस किया मैंने, और जनरल साइंस पे भी किया। जनरल साइंस के लिए वही एनसीईआरटी की बुक जो लेके आए थे हम, और फिर उसके अलावा भी हमने, हमारा साइंस स्ट्रीम से था तो थोड़ा बहुत हमें उसका 11वीं 12वीं 10वीं का भी हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, जो क्योंकि हमने बुकें उनकी बेची नहीं थी, बुकें उनकी भी रखी थी, और उससे थोड़ा थोड़ा जो भी सिमिलरली सब्जेक्ट जो मिलता था उससे हम पढ़ लेते थे, तो थोड़ा डीपली नॉलेज भी हमें मिल जाता था। बस यही चलता चला। उसके बाद हमने फ़ेज़ 2 भी निकाला। फ़ेज़ 2 निकाला तो फ़ेज़ 2 निकालने के बाद जब रिज़ल्ट, फ़ेज़ 2 के जो एग्ज़ाम जो दूसरा हुआ था उसके रिज़ल्ट 2 से 3 बार आए। मैंने रिज़ल्ट केवल 2 ही बार देखा, तीसरी बार का मुझे नहीं पता था। जब एएलपी का रिज़ल्ट घोषित हुआ तो मैंने रिज़ल्ट देखा तो पता चला कि 0.03 नंबर से मैं बाहर हो गया हूँ लोको पायलट में। और मैं तो इतना कॉन्फिडेंट में था कि मैंने साइको की तैयारी भी शुरू कर दी थी। साइको की बुक लेके आ गया, साइको की डेली तैयारी करता था मैं, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा। लेकिन जब पॉइंट में नंबर आने से अगर जब रह जाता तो इतना अफसोस हुआ कि जो मेरा ड्रीम था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद से मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। फिर मुझे अपने नंबरों का बिल्कुल कन्फ्यूज़न था कि मेरे कितने नंबर आए हैं, मैं टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। फिर मैंने आरआरबी भोपाल से मैंने फॉर्म भरा था, तो वहीं पर मैंने आईटीआई लगाई। आईटीआई लगाने के बाद 7 दिन बाद मुझे पास जवाब आया कि मेरे इतने नंबर हैं, 65 पॉइंट ऐसे करके कुछ नंबर थे। और उसके बाद जब मैंने मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ आया था उसमें मैंने देखा तो मैं टेक्नीशियन के लिए पूरी एलिजिबल था। तभी उस बार मैं उसी में को श्योर हो गया कि हाँ अपना सिलेक्शन अब पक्का है। सिलेक्शन पक्का हुआ। उसके बाद जहाँ तक मुझे डेट याद है कि पैनल आया था दिसंबर जनवरी के, उसमें पैनल आ गया था और हमें मिला था जबलपुर डिवीज़न, WCR का जबलपुर डिवीज़न हमें अलॉट हुआ है, और हमें ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद हमें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया 19 फरवरी को। 19 फरवरी से लेके हमें 3 मार्च तक तो वहीं ज्वाइनिंग प्रोसेस चलती रही, और 3 मार्च को फाइनली हमें ज्वाइन करा लिया गया। अब इतने बीच में मैंने मतलब जो पढ़ाई का जो एक स्टैंडर्ड था वो पूरी तरह बना के रखा। मतलब एक शेड्यूल जो मेरा था कि हाँ मुझे इतने वक्त से इतने वक्त कोचिंग को देना है, इतने वक्त से इतने वक्त सेल्फ स्टडी को देना है, उसे मैंने कभी नहीं टूटने दिया। पूरा उस पर फोकस किया और पूरा उसी पर ध्यान दिया कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है। एक टॉपिक में ले लेता था तो उसी टॉपिक को जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक छोड़ता नहीं था। तो ऐसे करके ही सक्सेस मिला। और सबसे मेन मोटिवेशन मुझे उस भाई से मिला कि जो कि मेरे साथ 12वीं तक, नर्सरी से लेकर 12वीं तक मेरे साथ पढ़ा था। उसी ने मेरे को मतलब हर तरह मतलब कोचिंग्स वगैरह बताना और करना ये सब उसी ने किया। हालांकि उसी के कहने बताए हुए उस कोचिंग पे गया मैं। हालांकि उसके अलावा भी गया था, उसके अलावा भी मतलब जहाँ से जो ज्ञान मिल सकता था वो मैंने लेके और अपना काम चलाया और उसको और मजबूत किया। तो ये रही मेरी जर्नी, कहाँ से अनएम्प्लॉयड से लेके एम्प्लॉयड बनने तक की जर्नी, यही बोल पाऊँगा मैं। और आखिरी में अपने उस दोस्त का मैं नाम आपको बता देता हूँ। उसका नाम है गौरव गुर्जर, जो कि MP पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर है और पचोर थाने में पदस्थ है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।